स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर फिटनेस डे में। आज हम लोग बात करेंगे H264, H265 और H266 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले ये समझिए कि जो वीडियो होता है यानी कि आपके कैमरा सेंसर से जो निकलता है जिस पे होशियारी नहीं की गई है वो बहुत बड़ा होता है, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं अनकम्प्रेस्ड वीडियो फाइल। अनकम्प्रेस्ड वीडियो फाइल मतलब समझिए 400 गीगाबाइट का एचडी वीडियो आता है 1 घंटे का। तो समझिए अनकम्प्रेस तो जाने आने वाला भी नहीं है। मूवी जो लोग बनाते हैं वो भी उतना अनकम्प्रेस्ड नहीं हैंडल कर सकते। तो हिसाब ये समझिए कि वैसे काम नहीं चलेगा। और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए कंप्रेशन ज़रूरी हो जाता है, यानी कि जैसे सैटेलाइट डिश से आपका एचडी वीडियो ट्रांसमिट किया जा रहा है, आपको फाइबर पे डेटा भेज रहा है, ये सब का बैंडविड्थ उतना बड़ा नहीं है कि आप कुछ भी भेज दो। ये सब के कारण हम लोग को फाइल ट्रांसमिशन के टाइम में फाइल का यानी कितना एमबीपीएस खा रहा है वो कम करना पड़ता है। और इससे ये समझिए कि जैसे इंटरनेट कनेक्शन पर सब चीज़ चल रहा है, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हुलू हो गया, जितने भी फेसबुक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब को बैंडविड्थ को ध्यान पे रख के बनाया जाता है। यानी कि बैंडविड्थ सबसे इनका इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी बैंडविड्थ को कितना सफाई से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पे चल रहा है। आप मुंह खोल के नहीं बोल सकते कि मेरा सर्विस आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास 100 Mbps हो। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, कई बार आप कहोगे कि जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब में देख रहे हैं, 4K वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर भाई इंटरनेट का स्पीड बम बम नहीं है, क्या होगा, वो बफर होने लगेगा। तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, प्ले स्टार्ट किए, थोड़ा चला, लैग करने लगा, उसको पॉज कर दिया, वो थोड़ा बफर हो जाए, उसके बाद आराम से देखते रहिए। ये रियल टाइम चीज़ों में करना नामुमकिन है, जैसे कि वीडियो कॉलिंग आजकल सब कोई करने लगे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए, ब्रॉडकास्टिंग हो जाए, तो वहाँ सब पे आपको ये सब तुरंत करना है, रियल टाइम में करना है। तो इसीलिए बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे पाइप बहुत मोटा दो, आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होता है। तो इसी के लिए कोडेक्स बनाया जाता है। तो अब आपको दो शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, कोडेक्स और कंटेनर। तो यहाँ पे समझिए कोडेक्स का एक शॉर्ट फॉर्म है, कोडेक्स ही कहा जाता है। उसका अगर बड़ा करके आप देखना चाहेंगे तो वो कहा जाएगा कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। ये कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन एक एल्गोरिज्म है, जिस एल्गोरिज्म से दबाया जाता है और उसी तरह से उसे ढीला किया जाता है। तो ये समझिए एक मैथमेटिक्स का एल्जेब्रा वाला फंक्शन पे चलता है। जैसे कि आप कहोगे ना कि इफ़ ए मतलब ए इतना है, बी इतना है, तो सी कितना होना चाहिए, वैसे ही करके ये फंक्शन लगाया जाता है। तो ये एल्गोरिदम्स जो होते हैं लॉसी होते हैं, मतलब थोड़ा सा डिटेल आपका चला जाएगा, या जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा डिटेल जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपका 100 का डेटा निकल रहा था, कंप्रेस करने के बाद आप 10 भेज रहे हैं, वो 10 को जब डीकंप्रेस किया जाएगा तो लगभग वो 70 तक ले आता है। तो इसी को कोडेक्स कहते हैं, और इसी पे इफिशिएंसी चलती है, कितना आप डेटा लॉस कर रहे हैं। लोग बहुत कम डेटा लॉस करना चाहते हैं, लेकिन फाइल साइज ज़्यादा से ज़्यादा दबाना चाहते हैं, एकदम कम फाइल साइज रहे, वो करने के लिए कोडेक्स पे मेहनत किया जाता है। फिर आप ये समझिए कोडेक्स तो आप बना रहे हो, तो कोडेक्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपका वीडियो का एक कोडेक्स हो गया, चलो आप मान लिए, ठीक है। ऑडियो का क्या, ऑडियो का तो अलग अलग कोडेक्स है, वो MP3 का हो सकता है, या और आपका AAC का हो सकता है, या WMA का हो सकता है। तो ऑडियो में भी कोडेक्स है। फिर अब यह होता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किए जाते हैं वीडियो फाइल में, खास करके अगर आप मूवी का फाइल कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें कई बार आपको सबटाइटल फाइल मिल सकते हैं, चैप्टर फाइल मिल सकता है। फिर बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि मतलब मेटा डेटा किस टाइम में बनाया गया था, डेट, टाइम, लाइसेंस, ये सब वगैरह वगैरह, खूब सारा मेटा डेटा लगता है। तो ये सब को एक जगह पे कैसे रखेंगे, आप ऐसा तो नहीं चाहोगे ना कि भैया ये फाइल प्ले करो, उसके बाद इसी टाइम पे ये दूसरा ऑडियो फाइल प्ले करो, तब जाके आप वीडियो चल रहा है, नहीं। तो इसी को मैनेज करने के लिए हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर का काम होता है कि ये सब को, जैसे कि मतलब ये तीन चीज़ को, मेटा डेटा, ऑडियो स्ट्रीम, वीडियो स्ट्रीम, ये तीनों को एक पैकेज के अंदर रखने को हम लोग कहते हैं कंटेनर्स। तो कंटेनर्स हो गया जैसे आपका .avi, आदम जमाने का कंटेनर है। MP4 काफ़ी पॉपुलर है। MOV एप्पल साइज का है। फिर FLV हो जाए, MKV हो जाए, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंटेनर्स आते हैं। तो कंटेनर और कोडेक्स में यही अंतर है। कोडेक्स का काम होता है उसको कंप्रेस करना, डीकंप्रेस करना। कंटेनर का काम होता है ये सारी चीज़ को पैक करना, क्योंकि उसमें ऑडियो के लिए अलग से डेटा पैक किया जाएगा, वीडियो के लिए अलग से किया जाएगा, सबटाइटल्स के लिए किया जाएगा, मतलब जितना एक्स्ट्रा लगता है बटन सब वो सब किया जाएगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए कोडेक्स और कंटेनर को मिक्स ना करें। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि H264 और H265 के बारे में। आप ये समझिए कि ये एक्चुअली अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हाई लेवल का एडवांस मैथमेटिक्स आना चाहिए, काफ़ी हाई लेवल का कंप्यूटर साइंस आना चाहिए, प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स आना चाहिए, जो मेरे सिर के बहुत ऊपर से चला जाता है। तो इसलिए मैं नीचे वीडियो दे दिया जो थोड़ा सा जान पाते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअली समझना है आपको इस पर PhD करनी पड़ेगी। और ये सब बनाने वाले भी एक बंदा नहीं होता कि एक बंदा बनाया, पूरी टीम लगती है इसको बनाने के लिए। तो ये मतलब समझ लीजिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसको सिर्फ ऐसे समझते हैं कि H264 है, जिसे हम लोग कहते हैं AVC यानी कि एडवांस वीडियो कोडेक्स। ये निकाला गया था 2003 में। हाँ, 2003 में HV64 आया था। अगर आपके पास बहुत पुराना मीडिया प्लेयर होगा तो उसमें दिखा जाए H264 बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट होता था कि H264 इसमें प्ले हो सकता है।
फिर आया H.265 जिस पे अभी सब हाई तौबा चल रहा है। इसे कहा जाता है HEVC यानी हाई इफिशिएंसी वीडियो कोडेक्स। ये मतलब ज़्यादा कंप्रेस करेगा और ज़्यादा डीकंप्रेस करेगा, तो इसका ये फायदा होता है, ये इफिशिएंसी बढ़िया रहता है, यानी कि 100 MB में आप कितना मिनट का वीडियो देख पाते हैं वो ज़्यादा होता है H.265 में। और ये 2013 में रिलीज़ किया गया था। अब आप कहेंगे ये तो काफ़ी पहले रिलीज़ किया गया। हाँ बात सही है, ब्लू-रे जिस टाइम मार्केट में हिट कर रहा था उसी टाइम में हिसाब बन रहा था कि ब्लू-रे का बड़ा भाई उतारा जाएगा, तो ब्लू-रे का बड़ा भाई के लिए इसको तैयारी की जा रही थी। और जब भी आप ये सब कोडेक्स देखते हैं, जो मतलब कोडेक्स एसोसिएशन है, जैसे हर चीज़ का एसोसिएशन होता है, यूएसबी का एसोसिएशन है, एसडी कार्ड का एसोसिएशन, वैसे इसका भी एक एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन बनाती है, फिर वो सारे पार्टनर्स को दिया जाता है, वो सारे पार्टनर उसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी लेयर बनाते हैं, तब जाके पब्लिक को आता है। तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं। 2013 में मतलब शुरू में वीडियो एडिटिंग पैकेज में सबसे पहले आता है, फिर कुछ मीडिया प्लेयर्स में आ जाता है, तो गाड़ी खुल चुकी थी। और आप ये समझिए कि अगर आप 4K देखना चाहते हैं फुल एचडी में, जनरली आपको कोई नहीं कहेगा H.265 इस्तेमाल करने के लिए। 4K में लेकिन ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 4K को जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है कि 4K का हम ब्लू-रे बना के देंगे, ब्लू-रे अगर आपको पता हो तो उसमें सिर्फ 25 GB का जगह होता है। 25 GB से क्या किया जाए, तो पहले इंजीनियर के पास गया है कि भैया इंजीनियर आप इसमें डेटा बढ़ाओ, तो इंजीनियर ने किया, जैसे DVD आता था फिर डुअल लेयर DVD आने लगा, उन्होंने बोला एक लेयर और डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी तक बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी 4K नहीं हट रहा था, तो कंप्रेशन में छेड़खानी की गई। तो H.264 की जगह पे H.265 पे आ गया। अरे मैंने यहाँ 4 लिख दिया, 5 लिख दिया गलती से। तो हाई इफिशिएंसी कोडेक्स का इस्तेमाल करने लगे, और तब जाके 4K का ब्लू-रे का जो स्टैंडर्ड बना उसमें ये HEVC एकदम कंपलसरी हो गया। फिर कई सारे और ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेटफ्लिक्स हो जाए, अमेजॉन का वीडियो प्राइम हो जाए, ये लोग भी धीरे धीरे कूदने लगे, भैया H.265 में आओ। H.265 में यूट्यूब भी कूदने लगा कि 4K देने के लिए वही सबसे इफिशिएंट इस्तेमाल था, कि पाइप आप नहीं मुंह खोल के बोल सकते कि भैया मेरे को 200 MBPS का कनेक्शन हो तभी मेरा 4K चलेगा, क्योंकि बफरिंग मतलब अब लोग यूट्यूब में नहीं चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो अब बात बनता है कि H.265 जो है यानी कि HVCC ये जो है कैसे कंप्रेस कर दे रहा है, ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है और क्वालिटी भी नहीं घटा रहा है, ऐसा हो कैसे जा रहा है। आप ये समझिए कि जब H.264 बनाया गया था वो उस टाइम के यानी कि 2003 के इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बनाया गया था। उस टाइम में जो सिलिकॉन अवेलेबल था, उस टाइम में जो सिलिकॉन आप जैसे प्ले स्टेशन में डाल सकते थे, ये सब के हिसाब से बनाया गया था। तो उसमें जो कोडेक्स का एल्गोरिदम था, वो एल्गोरिदम की ब्लॉक बनाओ, ये ब्लॉक जो है एक यूनिफॉर्मली बांट दो और इसमें कंप्रेशन करो, ठीक है, ये लॉजिक तो सही है। लेकिन ये ब्लॉक में ऐसा था कि जहाँ जहाँ इसको हाई नॉइज़ दिखता था, मैथमेटिकली अगर आप इमेज को समझना चाहते हो उसमें नॉइज़ निकाला जाता है, तो नॉइज़ निकाल के पता चलता है यहाँ पे काफ़ी छेड़खानी हो रही है, तिगड़म बहुत ज़्यादा है, मसाला बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फोकस कर दो, ब्लॉक्स को छोटा कर दो ताकि यहाँ डिटेल बचा रहे। तो ये एल्गोरिदम काम करता है, तभी दुनिया चल रही है। लेकिन बात होती है ये एल्गोरिदम काफ़ी ब्रूट फोर्स टाइप है कि मतलब सबको नॉर्मल रखो और जहाँ जहाँ डिटेल है वहाँ थोड़ा बढ़ा दो। ये उसका दोनों तरफ में चल रहा है कि जहाँ डिटेल ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए किसी का दाढ़ी हो गया, बालों में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन दिखता है, तो उससे यहाँ पे पूरा फोकस करेगा। लेकिन जो खाली जगह है उसको और बड़ा कर देगा। ये खाली जगह आप टेंशन मत लो, जैसे कि आप मान लीजिए मेरा देख रहे हैं, तो ये सारा एरिया खाली हिस्सा है, तो मैं H.265 में डिकोडिंग कर रहा हूँ, तो ये सारा हिस्सा बस एक मैथमेटिकल वैल्यू में बदल जा रहा है। यहाँ पे कुछ चेंजेज नहीं हो रहा है, एक ही फ्रेम का डेटा वो मतलब पूरा 20 मिनट का वीडियो में रहेगा, चेंज ही नहीं होगा डेटा। तो ऐसे करके ये काफ़ी अच्छा जगह का इस्तेमाल करता है। क्वालिटी लॉस होती है, हाँ होती है, इस पर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मतलब अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वही H.264 वर्सेस H.265 पाया, तो यही एल्गोरिदम का बड़ा भाई भी H.266 हो गया। तो अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट का, यानी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं जब तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं करना उसका कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप बोल देते हो कि मैंने एक इंटरफेस बनाया, जैसे कि ई-सेटा करके एक इंटरफेस आया था, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आप लोगों में से किसी के पास नहीं होगा ई-सेटा का हार्ड ड्राइव, तो हिसाब वही समझिए कि अगर कोई लोग इस्तेमाल नहीं करते उसका कुछ चलता नहीं है। तो मैंने हर जगह ये गलती कर दी। H.264 जो था 2003 से जब चला था, तो इसे DVD के बाद से ही इस पर लोग काम करने लगे थे। जैसे ही ऑनलाइन मीडिया पकड़ने लगा, लोगों को समझ में आया कुछ बेटर चाहिए, तो DVD से ऊपर जैसे ही गाड़ी खुली तो लोग इसमें कूद पड़े। सारी ऑनलाइन सर्विसेज इसमें जितनी जल्दी इसे पोर्ट कर सकते थे पोर्ट करने लग गए। फिर सेम चीज़ किया गया, ब्लू-रे जैसे आने लगे कि H.265 पे कूदो, और ये 2013 से इसमें कूदना शुरू कर दिया गया, और 4K के लिए ये हो गया। अब ये समझिए कि ये लॉजिक जो आप लगाना चाह रहे हैं कि ठीक है मैं ज़्यादा अच्छे से कंप्रेस करूँगा, मैं ज़्यादा इफिशिएंट जगह का इस्तेमाल करूँगा, उसका एक साइड इफेक्ट होता है, ये कंप्यूटेशन बहुत खाता है। यानी कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब साल में आपको ऐसा नहीं देखना कि 2003 में कर लिया, पहले क्यों नहीं कर लिया। कंप्यूटेशन हार्डवेयर ही नहीं था जो ये सब चला सके। तो आप समझिए कि 2003 का कंप्यूटर वर्सेस 2013 का कंप्यूटर में ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। तो वो अंतर के कारण ही ये सब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा आप कंप्रेशन बढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर को डीकंप्रेस करने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि ये सब फॉर्मेट में कभी वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश ना करें, बैंड बच जाएगी। वीडियो एडिटिंग के लिए अलग फॉर्मेट रहता है, क्योंकि आप प्ले हेड जब ले जा रहे हैं वो प्रिडिक्ट करने में टाइम नहीं बर्बाद कर सकता। तो इसीलिए
आपको अलग से फिजिकल हार्डवेयर बनाना पड़ रहा है। ये मतलब जो लोग डीवीडी देखते होंगे उसमें पहले पुराने डीवीडी में नहीं चलेगा S265, 65 क्या है, 64 नहीं चलेगा, 64 चलने के लिए बाद में बड़ा बड़ा लोगो आने S264 कोडेक्स सपोर्टेड। तो वो सब सपोर्टेड होने का मतलब होगा कि अब ये कोडेक्स हैंडल कर सकता है। अलग से माइक्रो प्रोसेसर बनाना पड़ा, उसे मास प्रोड्यूस करना पड़ा, सेल करना लोगों को, तब ये हुआ। तो ये हमेशा होता है। फिर आपके कंप्यूटर के साइड में ग्राफिक्स कार्ड में पहले एनवीडिया के क्वाड्रो ग्राफिक्स कार्ड में ये आया कि भैया हम S265 का इनकोडिंग हार्डवेयर लेवल पे करेंगे। आप कोई भी चीज़ अगर हार्डवेयर लेवल पे करते हैं तो वो कम बिजली में ज़्यादा काम ज़्यादा इफिशिएंटली कर पाता है। साइड इफेक्ट आपको फिजिकल हार्डवेयर बनाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप चला दो वर्चुअल करके। फिर आपका ब्लूरे प्लेयर हो गया, 4K ब्लूरेज आने लगे, ये सब इसी कारण चलने लगा कि ये फिजिकल हार्डवेयर का डेवलपमेंट हो गया। ये हार्डवेयर मास प्रोड्यूस होने लगा। आपके मोबाइल में एक डेडिकेटेड चिप होता है, मतलब जो सिस्टम ऑन चिप है उसके अंदर घुसिएगा तो एक वीडियो कोडेक्स का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर S265 को हैंडल करने के लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर बनाया हुआ है। तो इस समय डिप्लॉयमेंट, ये काफ़ी मेहनत किया गया डिप्लॉयमेंट पे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। S264 बम बम, S265 उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो यही समझिए कि भविष्य में क्या होगा। आप ये समझिए कि अब इसका बड़ा भाई बनाया जा रहा है कि ऑलमोस्ट फिर से 10 साल हो गया है, और वर्सटाइल वीडियो कोडिंग इसको इस बार कहा जाएगा, यानी VCC, और इसका नाम दिया जा रहा है H266। ये 2020 में, मतलब कुछ महीने पहले इसका फाइनलाइजेशन किया गया। और ये करने का मेन कारण है कि अब 8K कैमरा मार्केट में आ रहे हैं, 12K कैमरा आने लगा है मार्केट में। तो ये सब के लिए तो कंप्रेशन अलग लेवल पे चाहिए ही, मतलब ट्रांसमिट करने के लिए। एडिटिंग कंप्रेस रॉ में किया जाता है, लेकिन जब आपको ट्रांसमिट करने की बात है कि मैं 8K का टीवी में 8K का वीडियो फुटेज डालूं, तब आपको ये सब चाहिए। तो हिसाब बन गया कि S266 पे काम चलने लगा है। लेकिन ये समझिए कि S265 जो है सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहा कि उसमें बहुत ज़्यादा रॉयल्टी का हुहा हो गया। यानी कि जैसे मैंने SD एसोसिएशन है, तो वो खुला तौर का एसोसिएशन, बस उनका रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो कीजिए, थोड़ा सा उनसे बात कीजिए, काम चल जाता है। यहाँ पे पैसे की बात आ जाती है। आप बस ऐसे करके चिप नहीं बना सकते उसका, मतलब बना सकते हैं लेकिन वो लोग आप पे पेटेंट मार देंगे। तो हिसाब ये समझिए कि वो उसके कारण से बहुत लोग इसका अडॉप्शन नहीं कर पाए। तो S264 बम बम अडॉप्शन हुआ, तुरंत हार्डवेयर में आ गया, तुरंत सॉफ्टवेयर में आ गया, मतलब सब चीज़ खुल गई। लेकिन S265 नहीं हो पाया उस स्पीड से। उसका साइड इफेक्ट हुआ, आपको ब्लूरे उतना नहीं बिका, उसका देखा देखी उतना कैमरा मैन्युफैक्चर नहीं बना, उसका देखा देखी ग्राफिक्स कार्ड में उतना नहीं आया, कुछ फ़ोन में आया। तो मतलब ये उतना नहीं चल पाया जिस स्पीड से सब लोग चाह रहे थे कि मतलब S264 जितना सक्सेसफुल रहा वो S265 डिप्लॉयमेंट में सक्सेसफुल रहा। टेक्नोलॉजी बम बम है, डिप्लॉयमेंट बम बम नहीं है। तो इस बार कोशिश किया जा रहा है कि H266 जो बनाया जा रहा है, इसमें बैठ के एक एसोसिएशन के अंदर सब एसोसिएशन बनाए, जिनका काम है कि इनकी प्राइसिंग जो है उसको फेयर किया जाए, ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें, क्योंकि वो फ्लॉप हो सकता है। और फिर दूसरा ये समझिए कि हिसाब ये बन रहा है कि जैसे ये बैंड बजा S265 के कारण, तो सब लोगों का है कि हम लोग को ओपन बना लेना चाहिए। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लड़ाई झगड़ा होता था पहले, तो बाद में सब लोग लिनक्स बना लिया, भैया ओपन सोर्स कर दो, किसी को कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो वैसे वीडियो कोडेक्स में भी एक ओपन स्टैंडर्ड के पीछे काम किया जा रहा है, और उस पर काफ़ी बड़े बड़े लोग अपना समझ के पैसा डाल रहे हैं। जैसे कि आपका अमेजॉन हो गया, आपका एप्पल हो गया, आपका आर्म हो गया, आपका इंटेल हो गया, एनवीडिया हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है। ये लोग क्यों कर रहे हैं इतना? बात यह है कि अगर एक वीडियो कोडेक्स ऐसा बना लेते हैं जो ओपन है, जिसके लिए आपको लाइसेंसिंग का झंझट नहीं लेना है, तो हर किसी का भला होगा। नेटफ्लिक्स को करोड़ों देना पड़ता है कि भैया वो S265 अपने हार्डवेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप बोलेंगे वो कैसे पैसा दे रहे हैं? वो समझिए, वो जो चिप खरीदते हैं कि जो उनके सर्वर्स में लगाया जाता है, जो डिकोड वीडियो को तुरंत करता रहे, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। और वो चिप का दाम सीधा सीधा फर्क पड़ता है कि कितना लाइसेंसिंग में पड़ रहा था। तो इसी सब कारण से एक नया स्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है जिसका नाम है AV1। लॉजिक वही है, जिस तरह से S266 कंप्रेस करेगा, ऑलमोस्ट उसी जैसा ये काम करेगा, लेकिन ये ओपन सोर्स है, कोई भी ले सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये सारी कंपनी, जिसमें VLC भी है, मतलब इसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस्तेमाल करें, और इसका अर्ली अडॉप्शन होने लगा है। जैसे कि गूगल डुओ में काफ़ी लोगों को लगता है यार गूगल डुओ कर कैसे ले रहा है वीडियो कॉलिंग इतना कम नेटवर्क में, उसी कारण से कर पा रहा है। ये AV1 को जब बनाया गया था तो उसमें एक खास फोकस दिया गया था कि लो बिट रेट में क्वालिटी इसकी डिग्रेड नहीं होती है। तो बहुत कम बिट रेट, यानी कि इंडिया का Jio 4G कनेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो भी ये अच्छा वीडियो एक जगह से दूसरी जगह भेज पाता है। तो ये समझिए, बहुत लोग इस पे पैसा डाल रहे हैं। नेटफ्लिक्स दोनों जगह पैसा डाल रहा है कि भैया S266 पे भी पैसा डाल रहा है, ये AV1 में भी डाल रहा है, क्योंकि अगर AV1 सक्सेसफुल हो जाता है, बम बम, इसको कोई टेंशन नहीं है, वो एक लॉस्ट इन्वेस्टमेंट रहा। और अगर नहीं सक्सेसफुल होता है तो ये H266 है ही ऑलरेडी। तो यही समझिए कि अभी ये दो कंपीटिंग कोडेक्स चल रहा है मार्केट में, और हर किसी का भला तभी होगा जब AV1 जीत जाएगा और H266 खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इतना गंदा लाइसेंसिंग में लोग का बैंड बज रहा है कि आते ही नहीं मार्केट में, सॉफ्टवेयर ही नहीं लिखा जा रहा है उसके लिए। मतलब बहुत ज़्यादा फजीयत है। तो लेकिन देखिए कि कितना टाइम लगता है इसको मार्केट में आने में, कितना टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में। तो आने वाले टाइम में, जैसे क्योंकि अभी
H266 अभी कंप्लीट हुआ है, तो आने वाले 2 साल के अंदर उसका हर एप्लीकेशन में, सारे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में और प्लेयर्स में आने लग जाएंगे। हार्डवेयर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसी टाइम के दरमियान अगर AV1 भी आ जाता है मार्केट में, तब ये कंपटीशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हर मामले में जितनी बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी कंपनी लगी हुई है इसको AV1 को लाने में, चांसेस है कि ये सक्सेसफुल हो जाए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो कोडेक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।